चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के साथ मैं फिर आपके पास आ गया हूँ। आपके सुझाव और कमेंट्स के माध्यम से मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है और मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ न कुछ अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को दूँ। इसलिए इसलिए चूँकि आपके सुझाव से, कमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी कहीं न कहीं शिक्षक की भूमिका में हैं। इस नाते से आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। और आज की ये मेरी वीडियो मेरे उन गुरुजनों को समर्पित, जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं उस दृष्टि से आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। तो चलिए आज हम लोग गांव के दर्शन करते हैं। इस पाठ के बारे में प्रारंभ करने से पहले मैं एक छोटी सी घटना सुनाऊंगा। उससे मुझे लगता है कि हम लोग गांव से कितना दूर होते जा रहे हैं। मेरे एक रिलेटिव हैं जो दिल्ली में रहते हैं। उनके पास एक बार जाना हुआ तो मैंने उनके बच्चे से पूछा कि भाई आप दूध कहाँ से लाते हैं। उसने कहा मशीन में जाता हूँ, वहाँ पैसे डालता हूँ और दूध मिल जाता है। मैंने पूछा कि उस मशीन में दूध कहाँ से आता है। बोले पता नहीं उस मशीन में दूध कहाँ से आता है। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि एक छोटी सी बात नहीं पता कि हाँ उस मशीन में दूध कहाँ से आता है। हालांकि बेसिकली वो लोग गांव से ही रहने वाले हैं, लेकिन कई पीढ़ी वहाँ रह गई और वो गांव नहीं गई, इसलिए वो लोग धीरे धीरे गांव से दूर होते चले गए। सीबीएसई बोर्ड ने एनसीईआरटी की इस बुक में इसीलिए मैं समझता हूँ कि गांव के बारे में ये कहानी दी है, ताकि जो बच्चे गांव से दूर हो गए हैं वो गांव के बारे में कुछ जानें। जब हम लोग गांव की तरफ जाते हैं तो अब तो खैर पहले से बहुत ही परिवर्तन आ गया। गांव में भी पक्की सड़कें, पक्के मकान, गांव के अंदर बिजली लगी हुई, हर गांव-गांव में बिजली पहुंच गई। लेकिन पहले के गांव इन सब चीज़ों से बहुत दूर हुआ करते थे। खैर अभी भी गांव में जाना होता है तो कहीं पर बैलगाड़ी दिखाई देती है, कहीं पर भैंसा बग्घी दिखाई देती है, कहीं पर खेत में काम करते हुए मज़दूर दिखाई देते हैं, किसान दिखाई देते हैं, कहीं पर गाय का बछड़ा कूदता हुआ भागता हुआ नज़र आता है, कहीं पर बाँ बाँ की आवाज़ आती है गाय के बछड़े की, गाय की, कहीं पर गोबर पड़ा हुआ है, कहीं पर कंडे बने हुए हैं, कहीं पर झोपड़ी पड़ी हुई है। ये सारा दृश्य दिखाई देता है और अधिकतर क्षेत्र में खेत और खेत में बोई गई फसल, ये सारा कुछ दृश्य हम लोगों को दिखाई देता है। तो इसको बिल्कुल समझाने के लिए इस पालमपुर गांव का सहयोग लिया गया है इस चैप्टर में। इसमें बताया गया है, देखिए ये गांव का दृश्य। इसमें बताया गया है कि ये जो गांव को लिया गया है, ये गांव उत्तर प्रदेश जो हमारा राज्य है उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बुलंदशहर ज़िला है, उस ज़िले में एक गांव है, ऐसा पालमपुर के बारे में बताया गया है। जिन्होंने शोध किया गिलबर्ट एटिन, उनके अध्ययन पर आधारित है ये गांव के बारे में। हम लोग जानते हैं कि हमारा देश गांव का देश है और यहाँ की अधिसंख्यक जनता जो है वो कृषि कार्य करती है और यहाँ की अर्थव्यवस्था भी कृषि पर आधारित है। जब हम गांव में जाते हैं तो अधिकतर लोग खेती का कार्य करते हुए मिलते हैं या कृषि कार्य से जुड़े हुए मिलते हैं।
और उसमें अलग अलग तरह के मकान, कहीं कच्चे मकान, कहीं पक्के मकान, कहीं पर जानवर बंधे हुए हैं, कहीं पर किसान के हल को ठीक करता हुआ जो लोहार है वो दिखाई देता है, कहीं पर किसान कंधे पर हल लेकर जाता हुआ, कहीं पर ट्रैक्टर में हल लगा हुआ, कहीं पर ट्रैक्टर ट्रॉली में चारा लिए हुए किसान दिखाई देता है। ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं हमें। ऐसा नहीं कि गांव में केवल खेती का ही कार्य होता है, उसके अतिरिक्त भी जिसको हम गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं वो भी हमें दिखाई देता है। जैसे तरह तरह की दुकानें, ठीक है ना, डेयरी की दुकानें, कहीं पर मछली बेचता हुआ व्यक्ति, इस तरह से भी हमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। विभिन्न प्रकार की जातियों के लोग, पालमपुर की विशेषता बताई है कि उसमें 450 परिवार रहते थे और 80 परिवार उच्च जाति के जिनके पक्के मकान थे, और उसके बाद अनुसूचित जाति दलित लोगों की संख्या जो 1/3 है, उनके मकान जो है कच्चे थे। लेकिन इसमें देखिए ये भी बताया कि अधिकांश के घरों में बिजली है, यानी जब इस चैप्टर को बनाया गया, लिखा गया, उस समय तक गांव-गांव में बिजली पहुंच चुकी थी। अर्थात आज के गांव हमारे सभी बिजली प्रकाश से युक्त हैं। हर गांव में एक प्राथमिक चिकित्सालय होता है, औषधालय होता है और प्राथमिक विद्यालय होता है। ऐसा ही उस पालमपुर में भी दिखाई देता है। अन्य जो गतिविधियां हैं जिसे गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं, उसमें परिवहन, दुकानदारी, लघु विनिर्माण, कुटीर उद्योग यानी छोटे छोटे वस्तुओं का निर्माण, इस प्रकार की ग्रामीण क्षेत्र में गतिविधियां दिखाई देती हैं। देखिए फ्लो चार्ट में ग्रामीण गतिविधियां क्या हैं? कृषि हैं मुख्य रूप से, और गैर कृषि में लघु विनिर्माण, कुटीर उद्योग जो कहते हैं, परिवहन, दुकानदारी आदि आदि, ये इस तरह के। अब जो हमारा मुख्य रूप से जो श्रम पर आधारित होता है, उसमें उत्पादन खेतों में, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। तो कृषि के लिए सबसे पहली आवश्यकता हमारी सबसे पहली आवश्यकता है हमारी भूमि। भूमि नहीं है तो कृषि नहीं है, और भूमि पर अगर कृषि करनी है तो दूसरी आवश्यकता है हमारी श्रम। तो इस तरह से पहली आवश्यकता भूमि और दूसरी आवश्यकता श्रम, और फिर हमारी जो तीसरी आवश्यकता है वो भौतिक पूंजी। अर्थात उत्पादन करने के लिए हमें जो विभिन्न प्रकार के सामानों की आवश्यकता पड़ती है उसको हम भौतिक पूंजी कहते हैं। उसके अंतर्गत औजार, मशीन, भवन, भाई हमें खेती करना है तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के यंत्रों की आवश्यकता है, मशीन की आवश्यकता है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम इस मशीन का प्रयोग कर रहे हैं और उसको व्यापक स्तर पर कर रहे हैं कृषि को, तो उसके लिए भवन की भी आवश्यकता है। तो ये हमारा भौतिक पूंजी का पहला भाग। दूसरा है हमारा कच्चा माल और नकद मुद्रा। अगर हम कृषि के अतिरिक्त कोई काम कर रहे हैं तो उसमें हमें कच्चे माल की, रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी, और उस रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए, बेचने के लिए, खरीदने के लिए हमें या बेचने के लिए नकद मुद्रा की आवश्यकता होती है। और इस कच्चे माल और नकद मुद्रा को ही हम कार्यशील पूंजी कहते हैं, जिसके माध्यम से कार्य करते हैं। औजारों, मशीनों, भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं।
और एक जो सबसे बड़ी हमारी आवश्यकता है, हमने दो आवश्यकताएं पढ़ी, पहली भूमि, दूसरी श्रम, तीसरी भौतिक पूंजी, और जो हमारी चौथी जो आवश्यकता है महत्वपूर्ण, बिना इसके हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और वो है हमारी मानव पूंजी। क्यों ये इसे बहुत अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है? क्योंकि ये जो मानव है वो इन सारी आवश्यकताओं का उपयोग करके और उत्पादन का कार्य करता है। यदि मानव पूंजी नहीं है तो ये बाकी तीनों जो हमारी आवश्यकताएं हैं, ये रहते हुए भी हम उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारे जो आवश्यकता हैं, उत्पादन भूमि, श्रम को संयोजित करके संगठन होता है जिन्हें हम उत्पादन के कारक कहते हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, ये क्या है? हमारे उत्पादन के कारक, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसी के बारे में एक्सप्लेन किया गया आगे। भूमि कैसी होती है? देखिए, भूमि कोई भी होती है वो स्थिर होती है, भूमि कहीं नहीं जाती है। वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो बदलते रहते हैं। जैसे एक खेत है तो उस पर आज मैं अगर खेती कर रहा हूँ तो मेरे बाद मेरे बच्चे करेंगे, उसके बाद उनके बच्चे करेंगे, मेरे से पहले मेरे पिताजी ने किया था, उनसे पहले उनके हमारे बाबा जी ने किया होगा। तो इस तरह से भूमि स्थिर है, भूमि कोई भी नहीं बदलती है। हाँ, उस पर कार्य करने वाले लोग बदलते रहते हैं और वो भूमि बढ़ती रहती है। जैसे आज मैं हूँ, मेरे दो बेटे हैं, तो अगर 1 बीघा है तो बाद में आधा आधा बीघा दोनों बढ़ जाएगी। तो इस तरह से उसका बंटवारा होता रहता है। शुरू में ही बताया था हमने कि भारत कृषि प्रधान देश है और लगभग 75% लोग अपनी जीविका इस खेती से ही चलाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो किसान होते हैं और कुछ ऐसे लोग गांव में होते हैं जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती है, तो दूसरे की भूमि पर कार्य करके श्रमिक के रूप में और अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। देखिए, दिखाया है उत्पादन के कारक, पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरी भौतिक पूंजी। ये दो तरह की होती है, एक स्थायी पूंजी, दूसरी कार्यशील पूंजी, और चौथा है मानव पूंजी। इन सबसे मिलकर ही उत्पादन का कार्य होता है। ये फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाया है। उत्पादन के कारक में हमने पढ़ा ही है भूमि, श्रम, पूंजी और मानव पूंजी। तो इस तरह से जो गांव की भूमि होती है, कुछ जो है ऐसी होती है जिस पर कृषि कार्य होता है और कुछ ऐसी होती है जिस पर कृषि कार्य नहीं होता है। लेकिन आजकल ऐसी आधुनिक विधियां आ रही हैं कि उनके माध्यम से उस बंजर भूमि को भी हम कृषि योग्य भूमि बना लेते हैं। तो इस तरह से कृषि स्थायी है। इस भूमि को नापने का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीका होता है। कहीं पर ये जो है हेक्टेयर के माध्यम से नापी जाती है और कहीं पर बीघा, कहीं पर गुंठा, कहीं पर एकड़, कहीं पर कट्ठा। तो इस तरह से अलग अलग भूमि को मापने के तरीके हैं अलग अलग क्षेत्रों में। दूसरा आता है कि क्या उस भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? हाँ, बहुत सारे तरीके हैं। पहले ऐसा होता था कि लोग परंपरागत तरीके से खेती करते थे, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते थे, न सोचते थे कि हाँ आखिर हम कैसे इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। वही परंपरागत बीज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो इसलिए वो पैदावार कम होती थी। लेकिन बाद में इस खेती करने के तरीक़ों में बदलाव आया, आधुनिक तरीका अपनाया गया, आधुनिक तरीके से तैयार किए गए बीजों का प्रयोग किया गया, सिंचाई के साधनों को बढ़ाया गया, बिजली के साधनों को बढ़ाया गया, और ये सरकार द्वारा ये निश्चित किया गया गांव में कम से कम 18 घंटा बिजली दी जाए, जिससे किसानों को ट्यूबवेल के माध्यम से समय पर
फसल के लिए पानी प्राप्त हो सके। तो ये सारी सुविधाएं बढ़ाई गई, जिससे कि गांव में 3-3 फसलें किसान उगा रहा है खेतों में। हम लोग 2 तरह की फसलों के बारे में तो जानते ही, खरीफ की फसल, रबी की फसल। ये दोनों फसलें किसान उगाता है, और ये सुविधा बढ़ने से और खेती के आधुनिक तरीके प्रयोग करने के कारण इन दोनों रबी और खरीफ के बीच में जो समय मिलता है, उसमें किसान कुछ और फसल की पैदावार करके इस तरह से 3-3 फसलें प्राप्त करता है। पालमपुर में भी उदाहरण दिया गया है कि वहाँ की फसल जो है, किसान जो है 3-3 तरह की फसलों को उगाते हैं, और ये सब केवल और केवल कृषि के आधुनिक तरीकों का प्रयोग करके ही संभव हो पाया। लेकिन ये भारत का दुर्भाग्य है कि अभी भी बहुत सारे भागों में जो किसान है वो वर्षा पर ही आधारित है। अगर वर्षा ठीक ठाक समय से होती है तो फसल अच्छी हो जाती है, और वर्षा ठीक ठाक समय पर नहीं हो पाती तो फसल नहीं हो पाती है। आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा ही देखने को मिलता है। इस तरह से एक आता है नाम बहुविध फसल प्रणाली। ये क्या है? एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। अब मैंने पहले चर्चा की आधुनिक कृषि विधियाँ क्या हैं। HYB बीज। HYB बीज क्या है? हाई यील्ड बीज। ये बीज ऐसे होते हैं जिनसे हम अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं, इनसे अधिक उत्पादन हमें प्राप्त होता है। सामान्य रूप से जो परंपरागत बीज होते हैं उनसे 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की पैदावार होती है, जबकि जो HYB बीज हैं उनसे 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फसल की पैदावार होती है। तो इतना अधिक अंतर दोनों में है, डबल से भी ज़्यादा। तो ये आधुनिक कृषि के तरीके, कीटनाशक का उपयोग, उर्वरक का उपयोग, HYB बीज का प्रयोग, आधुनिक यंत्रों का प्रयोग, सिंचाई के विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग, तो इस तरह से फसल की पैदावार भी बढ़ती है और आधुनिक कृषि का प्रयोग भी होता है। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति आई देश में लाई गई अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए। उसमें इन आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग किया गया, लेकिन इसका दुष्परिणाम भी देखने में आता है कि आने वाले समय में अब स्थिति ये हो गई है पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में कि वहाँ पर लगातार खेती की लागत बढ़ती जा रही है, क्योंकि किसानों ने हरित क्रांति के अंतर्गत बहुत अधिक उर्वरकों का प्रयोग किया। अब उसके कारण से क्या हुआ कि इन रासायनिक खादों के कारण से भूमि की जो अपनी उर्वरा शक्ति है वो समाप्त हो गई, और इस तरह से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लगातार खादों का जो प्रयोग है वो बढ़ रहा है। इसलिए जो हमारी भूमि है वो बंजर होती जा रही है। तो इस तरफ भी हमें लग रहा है कि फिर से धीरे धीरे परंपरागत खेती की तरफ हमें आधुनिक तरीकों का प्रयोग करके परंपरागत खेती की तरफ लौटना होगा। देखिए ये हेडिंग इम्पोर्टेंट है, क्या भूमि धारण कर पाएगी। प्रकृति जो होती है वो अपने बैलेंस को बनाए रखती है। कहा जाता है कि अति किसी की भी अच्छी नहीं होती है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, ऐसा एक हिंदी में आता है। तो अति किसी चीज़ की भी नहीं। हरित क्रांति के बाद रासायनिक खादों का प्रयोग अति हो गई, उसकी कीटनाशकों के प्रयोग की अति हो गई। उसका दुष्परिणाम दिखाई देने लगा। क्या कि जो हमारी भूमि का जो जल स्तर था वो लगातार नीचे भाग रहा है, लगातार कम होता जा रहा है। तो पहले जो हमें आसानी से जल प्राप्त हो जाता था, हमारी फसलों को समय पर जल प्राप्त होता था, कुछ क्षेत्र ऐसे हो गए हैं कि जहाँ पर कितनी भी बोरिंग करिए पानी निकलता ही नहीं है। ये बहुत ही शोचनीय स्थिति है, और लगातार हमारे देश में जो जल स्तर है वो कम होता जा रहा है।
मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो कम होती जा रही है। और ऐसा इसीलिए कि हमने हरित क्रांति के चक्कर में आके बहुत अधिक, आवश्यकता से अधिक कीटनाशकों का प्रयोग किया, उर्वरकों का प्रयोग किया, और जो जल है उसका भी हमने उस पर ध्यान नहीं दिया है, और वो भी अनावश्यक रूप से धीरे धीरे समाप्त होता रहा। तो आने वाले समय में यदि हमें अपने पर्यावरण को बचाए रखना है तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, और धीरे धीरे हमें अपने परंपरागत कृषि की तरफ लौटना होगा। देखिए, एक हम रासायनिक खादों के बारे में थोड़ा सा बात कर लें, हमारे सबके ध्यान में आ जाएगा। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती, जबकि जो हमारे जैविक खाद होती है उसको अधिक समय तक धारण करती है। वे मिट्टी से निकलकर भौम, जल, नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। अभी जो कीटनाशक का प्रयोग होता है, रासायनिक खाद का प्रयोग होता है, वो जल के माध्यम से नदियों में बहता है, तालाबों में बहता है, और वहाँ का जो जल है उसे भी प्रदूषित करता है। फिर रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर देते हैं। कर सकते नहीं, करते हैं। जो जीवाणु हैं, जो मिट्टी के लिए आवश्यक तत्व हैं, होने चाहिए, वो उनको धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं, और इसका अर्थ है कि उनके प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। यही हो रहा है। तो इस तरह से इस पर हमें ध्यान देना होगा। फिर कृषि का वितरण तो हम भूमि का वितरण तो जानते ही हैं कि किस तरह से होता है। पहले जो जमींदार या किसान लोग थे, जमींदार किसान, लैंडलॉर्ड जिसको बोला जाता है, उनके पास बहुत अधिक मात्रा में भूमि होती थी, और जो छोटे किसान होते थे या जिनके पास भूमि नहीं होती थी, वो उनके खेतों पर जाकर श्रमिक के रूप में कार्य करते थे और अपने जीवन का निर्वाह करते थे। अगला आता है कि श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। हम लोगों ने देखा कि जो उत्पादन के जो कारक पड़े, उसमें पहली भूमि थी और दूसरा श्रम। तो इसकी व्यवस्था कैसे होती है। जिसके पास अपनी भूमि है थोड़ी बहुत, वो तो अपने खेत पर स्वयं कार्य करता है, लेकिन जो बड़े किसान हैं, जो मझोले किसान हैं, वो उन लोगों को किराए पर लेते हैं, हायर करते हैं, जिनके पास अपनी भूमि नहीं है, उनको किराए पर लाकर खेती का कार्य करते हैं। आज भी बहुत अधिक मात्रा में जब बुआई का समय आता है या कटाई का समय आता है, तो बिहार से श्रमिक पंजाब, हरियाणा की तरफ जाते हैं और वहाँ के कृषि कार्य को संपन्न करते हैं। इन किसानों में भी जो श्रमिक किसान होते हैं, जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती है, वो स्थान स्थान पर जाकर कृषि कार्यों में सहयोग करते हैं, अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। उनमें भी आपस में कंपटीशन होता है, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में है। तो जब उनमें आपस में कंपटीशन होता है तो क्या होता है कि सस्ते मजदूर मिलना शुरू हो जाते हैं, सस्ते श्रमिक मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से कहीं पर सस्ते मजदूर मिल जाते हैं और कहीं पर हल्के। देखिए, खेतीहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। डाला को मात्र 160 रुपये मिलते हैं। कंपटीशन है, उसको मजबूरी में काम करना ही पड़ेगा, 160 रुपये में काम कर रहा है। जबकि न्यूनतम वेतन जो है मार्च 2017 सरकार के अनुसार 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, लेकिन कंपटीशन इतना है कि डाला को 160 रुपये में ही कार्य करना पड़ रहा है। अब देखिए, खेती करना है तो उसके लिए पूंजी भी चाहिए, और पूंजी की व्यवस्था कहाँ से होगी। जो छोटे किसान हैं, जो पूरी तरह से कृषि पर निर्भर करते हैं, उनके पास अपनी पूंजी नहीं होती है,
और उस पूंजी खेती करने के लिए, पूंजी की व्यवस्था करने के लिए उधार लेना पड़ता है। यदि उनकी फसल अच्छी हो गई ईश्वर की कृपा से, तब तो वो उस पैसे को भी वापस कर देते हैं और अपना जीवन निर्वाह भी करते रहते हैं। लेकिन किसी कारणवश यदि फसल अच्छी नहीं हो पाती है तो फिर वो किसान एक कर्ज के चक्र में फंसते चले जाते हैं। साहूकारों के या सेठों के कर्ज के चक्र में फंस जाते हैं। उनको बहुत अधिक ब्याज देना पड़ता है और यदि वो उस कर्ज को नहीं चुका पाते हैं तो उनको अपनी भूमि या जो भी उन्होंने गिरवी रखा हुआ है सेठ साहूकार के पास, वो उसको अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। लेकिन जो मझोले और बड़े किसान हैं वो खेती के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं, क्योंकि वो उनके पास अधिक कृषि भूमि होती है, पैदावार अधिक होती है, तो उस पैदावार को बेचकर, अपने खाने के अतिरिक्त पैदावार को बेचकर वो अपने खेती के लिए अपने धन की व्यवस्था कर लेते हैं। ये सारा कुछ है कृषि के लिए जो व्यवस्था होती है वो है कृषि कार्य के लिए। दूसरा अब आता है कि गांव में होने वाली गैर कृषि क्रियाएं। मैंने पहले भी बताया था कि जब हम लोग गांव में जाते हैं तो देखते हैं कहीं दुकान भी है, कहीं पर मछली बेची जा रही है, कहीं पर कोई सब्जी बेच रहा है, ठीक है ना, कहीं पर दूध भी बेचा जा रहा है, तो कहीं पर मुर्गी बेची जा रही है, कहीं पर मुर्गी के अंडे बेचे जा रहे हैं। तो ये सारी क्रियाएं जो होती हैं वो गैर कृषि क्रियाएं कहलाती हैं। और पालमपुर का उदाहरण दिया इसमें कि 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। एक इसमें डेयरी कार्य है जिसमें कि दूध इकट्ठा किया जाता है और ले जाकर उनको बेचा जाता है। तो ये अधिकतर गांव में ये डेयरी कार्य किया जाता है। अगला आता है, इसके अतिरिक्त देखने में आता है कि बहुत ही छोटे छोटे उद्योग भी गांव में होते हैं। कहीं पर कोई अपना कुछ सामान बनाकर बेच रहा है, जैसे कोई मोमबत्ती बनाकर बेच रहा है इकट्ठा, अगर वो गांव शहर के किनारे है तो, या कोई व्यक्ति, जैसे ये करीम की कहानी है कि इसने एक कंप्यूटर केंद्र खोल लिया और अपने ही गांव के 2 लोगों को वहां पर शिक्षक के रूप में रख लिया जिन्होंने कंप्यूटर का कोर्स किया था। वहाँ पर बच्चे आने लगे, सीखने लगे और उसका व्यवसाय चल निकला। तो इस तरह से भी छोटे छोटे कार्य, या अगरबत्ती बनाने का काम है ना, या मधुमक्खी पालन का काम, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में अन्य गैर कृषि क्रियाओं में आती है। परिवहन का तेज़ी से विकास। पहले गांव में क्या होता था कि आने जाने के लिए बैलगाड़ी होती थी। उसके बाद थोड़ा सा विकास हुआ, चूँकि कच्ची सड़कें थी पहले, तो घोड़ा तांगा, ये जिसको इक्का बोला जाता है, हम लोगों ने कहानी भी सुनी होगी, पढ़ी होगी, तो उस इक्का या तांगा का प्रयोग किया गया। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सड़कों का विकास होता गया तो उसमें परिवहन के साधन और अधिक दूसरी तरह के जुड़ते चले गए। रिक्शा, तांगा, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, ये सारी चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं। तो ये एक परिवहन का व्यवसाय भी। और आजकल तो हर गांव शहरों से जुड़े हुए हैं, तो शहरों से सामान ले आने के लिए, माल ढोने के लिए भी तरह तरह के साधनों का प्रयोग किया जाता है। दुकानदार, विभिन्न प्रकार की दुकानें होती हैं, छोटी छोटी दुकानें भी होती हैं जो शहर से सामान लाकर और गांव में बेचने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से ये गांव में गैर कृषि क्रियाएं होती हैं। 2 तरह की क्रियाएं, पहले कृषिगत क्रियाएं और दूसरी गैर कृषि क्रियाएं। कृषि क्रियाएं में मुख्य रूप से खेती का कार्य, और गैर कृषि क्रियाओं में मुख्य रूप से जो कृषि के अतिरिक्त जो कार्य होते हैं वो गैर कृषि क्रियाओं में आता है। तो ये इस चैप्टर के माध्यम से गांव कैसा होता है, गांव में कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं, गांव के लोग कैसे रहते हैं, किसान खेतों में कैसे काम करता है, जो छोटे किसान हैं उनके जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, उन सब चीज़ों को इसमें दर्शाया गया है। तो आप लोग भी किसी न किसी गांव से
अगर नहीं जुड़े हैं तो कभी भी जब मौका आता है तो किसी गांव में जाइए और देखिए कि गांव का जीवन कैसा होता है। हम लोग जो दूध का प्रयोग करते हैं वो दूध कहाँ से आता है, हम जो लोग चावल खाते हैं उस चावल की खेती कैसे होती है, जो गेहूँ हम लोग खाते हैं उस गेहूँ की खेती कैसे होती है, खेत में ट्रैक्टर के द्वारा हल कैसे चलाया जाता है, या जो परंपरागत हल है वो बैलों के माध्यम से कैसे मिट्टी की जुताई की जाती है, किस तरह से ट्यूबवेल से पानी जब जाता है खेतों में तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं किसानों को। पता चला ट्यूबवेल से पानी चला नाली के माध्यम से, बीच में नाली टूट गई। कई बार ऐसा होता है कि बीच में जो चूहे वगैरह होते हैं वो नाली को काट देते हैं, तो पानी खेत में ना जाकर उस चूहे के बिल के माध्यम से किसी के दूसरे के खेत में ही चला जाता है। तो ये सारी कठिनाइयाँ किसानों के जीवन में किस तरह की कठिनाइयाँ आती हैं। हम आराम से घर में बैठे तरह तरह के खाद्य पदार्थ भोजन का स्वाद लेते रहते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि ये जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं इसमें जो चीज़ है वो कैसे आई होगी, उसमें कितनी मेहनत कितना परिश्रम लगा होगा। हम जो गुड़ का प्रयोग करते हैं वो गुड़ कैसे बना होगा, उसका उत्पादन कैसे हुआ, ये सारी बातें। तो इन सारी बातों को समझाने का प्रयास किया गया है इस पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से। मैं समझता हूँ कि आज इतना ही पर्याप्त है, और लेकिन एक आग्रह ज़रूर करूँगा मैं आप लोगों से कि जब भी समय मिले आप लोग गांव में ज़रूर एक बार घूम के आइए। उससे स्पष्ट रूप से हमें गांव की गतिविधियों को देखने का अवसर मिलेगा। या आपके कोई फ्रेंड हैं, आपके मित्र हैं, तो उनसे अधिकतर आप लोगों की बातचीत होती रहती है, तो वीडियो कॉल करके, ठीक है ना, उसके माध्यम से भी थोड़ा देख भैया चलो ज़रा मुझे खेत दिखा के लाओ, या देखो इस समय जो है धान की फसल तैयार है, उस धान की फसल को दिखाओ। तो इस तरह से भी देखने का प्रयास करिए। तो मैं समझता हूँ कि गांव की क्रियाएं या ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली क्रियाएं आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। आज इतना ही पर्याप्त है, फिर हम अगली वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। पुनः शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।